डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केबी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम 2019 से आकर के 2021 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है और ये एम्स 2019 का क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 केल्विन, रेडियस ऑफ सन 7.2 into 10 to the power 5 and radius of earth 6000 kilometer and distance between earth and sun is 15 into 10 to the power 7 kilometer. Find the intensity of light on the earth in watt. तो वॉट की यूनिट से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर पावर निकालनी है कि कितनी पावर रिसीव हो रही है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो सन कितना इमिट कर रहा है पावर, वो हमें स्टीफेंस लॉ से पता लगेगा। और जो ये इमिटेड लाइट है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो दी गई है, कितनी डिस्टेंस पे अर्थ सिचुएटेड है, 15 into 10 to the power 7 किलोमीटर पे है। मतलब वो इमिटेड लाइट जो है इतने रेडियस का एक हम स्फीयर ड्रॉ करें टेकिंग सन एज एट द सेंटर, तो वो उतने स्फीयर में फैल रही है। तो पर यूनिट एरिया उस स्फीयर के इनर सरफेस पे कितनी पावर पहुंच रही है और उसी पावर में से अर्थ को मिल रही है। अर्थ पर एक सर्कुलर पैच बन रहा है और वो सर्कुलर पैच कितनी लाइट की पावर को रिसीव करेगा, ये हमें निकालना है। तो डेटा यहां पर जो गिवन है वो देखिए, सन का टेम्परेचर दिया गया है, इसको हम TS ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सन जो गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है, इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। RS जो दिया गया है 7.2 into 10 to the power हम 5 और 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा। ये आपका मीटर हो गया रेडियस। अर्थ की रेडियस भी दी गई है किलोमीटर में, तो RE जो है वो 6 into 10 to the power 6 मीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस जो दी गई है वो D है, वो दिया गया है मीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 into 10 to the power, ये हो जाएगा 10 मीटर। और टेम्परेचर हम यहां से उठा लेंगे। तो स्टीफेंस लॉ से हम पता करें कि सन कितनी पावर इमिट कर रहा है। और वो स्फीयर जो है हमने बताया था कि देखिए ये सन है मान लिया, और सन से जो डिस्टेंस है अर्थ की वो दी गई है 15 into 10 to the power 10 मीटर पर। यहां पर मान लिया अर्थ सिचुएटेड है, ये अर्थ सिचुएटेड है। अब अर्थ पर एक सर्कुलर पैच कितनी पावर को रिसीव करेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो इमिटेड पावर होगी वो इस स्फीयर के इनर सरफेस पे समझो पहुंचेगी। पर यूनिट एरिया कितनी पावर पहुंच रही है और उस पावर में से अर्थ को कितनी मिल रही है। तो स्टीफेंस लॉ से हम पता कर रहे हैं कि कितनी पावर इमिट हो रही है, सिग्मा A, और ये सरफेस एरिया होगा सन का इंटू TS to the power 4, ये पावर इमिटेड बाय द अर्थ। पर यूनिट एरिया से हम मतलब निकालें तो पर यूनिट एरिया करने के लिए हम 4 पाई D स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये पर यूनिट एरिया पावर रिसीव्ड बाय दिस इनर स्फीयर। तो पावर ये है पर यूनिट एरिया, इसमें से कितना एरिया सर अर्थ का रिसीव करेगा। तो क्योंकि ये पर यूनिट एरिया पावर है तो एरिया ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर दें, ये सर्कुलर पैच जो बनेगा ये इतनी इंटेंसिटी रिसीव हो जाएगी अर्थ को। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो सिग्मा ये हो जाएगा 4 पाई RS सरफेस एरिया ऑफ सन इंटू TS टू द पावर 4 इंटू पाई इंटू RE स्क्वायर अपॉन 4 पाई D स्क्वायर। देखिए यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। सिग्मा जो स्टीफेंस कांस्टेंट है वो है 5.67 into 10 to the power -8 इंटू
रेडियस ऑफ क्या है सन, वो है 7.2 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ द सन जो कि दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हम लिख देते हैं, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन तो है इसमें, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला ऑप्शन ए वाला और सी वाला काफी क्लोज है। तो देखिएगा, इससे हम 7 से इसको जरूर कैंसिल कर सकते हैं, 7 8 जा और 7 बन जा। अब हमारे पास आता है 0.81 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 7.2 इंटू 10⁻16 है ना, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम्स तो हो जाएगा 1296 इंटू 10⁻12 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 10⁻12 अपान ये हो जाएगा 225 इंटू 10⁻20। ये आया। यहां पर कुछ कैंसिल और हो रहा है, वो है ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 2 जा 18, 9 5 जा और 9 4 जा, ठीक है। अब 25 से और कोई कैंसिल या 5 से भी नहीं कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये 7.2 है, ये 7.5 होता तो कैंसिल हो जाता। फिर भी हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो इसको हम कट कर लें और ये यहाँ लिख दें 0.3 और इसको 0.81 को भी हम 0.8 ले सकते हैं। तो इस तरह से 0.8 ये और 0.3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.24 हो गया इंटू 7.2 इंटू 10⁻16 इंटू 1296 इंटू 10⁻12 इंटू 22 इंटू ये 4 इंटू 10⁻12 अपान देखिए है हमारा, यहां पर देखिए जो ये 10⁸ यहां पर और लिखना था हमें, ये रह गया है 10⁸ लिख देते हैं 0.24 इंटू 10⁸ माइनस का। अच्छा नीचे आया था 10⁻20 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा, -20 जब ये ऊपर जाएगा तो -20 होगा और -8 पहले से ऑलरेडी है तो 28 हो जाएगा। और देखिए 10⁻16 ये वाला और ये वाला ये भी 28 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया है ना, ये 28 ये और ये जो है 20 ऊपर जाएगा तो -8 के साथ ऐड होकर के माइनस का 28 बनेगा और ये प्लस का 28 था। तो इस तरह से अब हमें जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.24 इंटू 7.2 है ना, इंटू 1296 इंटू 88 ये इंटू 10⁻12 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, तो हमें आंसर जो है मिलेगा 19 करके कुछ आएगा, पूरा डिटेल में कैलकुलेट कर लीजिए। और यहां से 10⁻4 और मिल जाएंगी हमें, क्योंकि 9 के आगे अभी 4 डिजिट और आएंगी, उसके बाद डेसिमल आएगा, तो मतलब 4 जो है पावर यहां से हमें और मिलेगी, 12 पावर हमारे पास है। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो 19 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के साथ 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम 19.2 इंटू 10⁻16 वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। पूरा उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सब बिना अप्रोक्सीमेशन के लिए, तब तो 19.2 आ ही जाएगा। जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है उसमें 19.7 के अबाउट आ रहा है, तो फिर भी हम देखें तो हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम पहले देखते हैं कि ऑप्शन जो गिवन है उनमें काफी गैप है तो हम काफी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम गैप है जैसे कि फर्स्ट और सी में, इसलिए बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आंसर फिर मैच करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लीजिए और पूरा फिर डिटेल में कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट
ये देखिए एम्स 2019 का क्वेश्चन है। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन बाई ए डाई एटॉमिक गैस इज 10 जूल, द हीट गिवन टू द गैस विल बी। यहां पर हमें Q की वैल्यू निकालनी है और वर्क डन W गिवन है, W इज इक्वल टू 10 जूल गिवन है ना। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है P डेल्टा V, और सिंस P डेल्टा V इज इक्वल टू होता है NR डेल्टा T, तो इस तरह से W इज इक्वल टू हो गया NR डेल्टा T। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। डाई एटॉमिक गैस है तो इसके लिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा N, और क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी N इंटू CP डेल्टा T हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसको डिवाइड करें तो W अपॉन Q इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन N CP डेल्टा T। डेल्टा T कट गया, N और N कट गया। वैल्यू रखें अब हम, देखिए W की वैल्यू 10 जूल गिवन है, Q की वैल्यू पता करनी है, R रहेगा ही, और ये वैल्यू जो होती है CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर डायटोमिक गैस, वो होती है 7/2R। ये कैंसिल हो, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 10 अपॉन Q इज इक्वल टू 2/7। तो इस तरह से ये हो गया 2Q इज इक्वल टू 70 के, Q इज इक्वल टू हो गया 35 जूल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पर क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज नीदर अब्सॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम। नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो ये प्रोसेस जो है 4 प्रोसेसेस गिवन है। हमें मालूम है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें नाइदर हीट इज गिवन नॉर द हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम व्हेन द एडियाबेटिक प्रोसेस इज परफॉर्म्ड। तो एडियाबेटिक इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि हमें मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसो 2 प्रोसेस हैं, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। तो यहाँ पर इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। तो और यहाँ पर हीट जो है नहीं गिवन टू द सिस्टम और नहीं जो है हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिस्टम। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एट ऑल इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये एम्स 2019 का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ फूड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर इज 4 degrees Celsius and the temperature of environment is 15 degrees Celsius. If Carnot cycle is used in its working, then find the Carnot efficiency. Carnot efficiency का फार्मूला अप्लाई करिए, और जो T2 यानी जो लोअर टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है और हायर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15 डिग्री T1 दिया हुआ है। तो फार्मूला तो हमारा इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1 माइनस T2 माइनस T1 टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। यहाँ पर जो T2 गिवन है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करिए, 273 में ऐड करिए तो 277 केल्विन हो गया, और T1 जो दिया गया वो 15 डिग्री सेल्सियस ही है। इसको भी 273 में ऐड करेंगे तो 288 केल्विन बन जाएगा। ये 1 माइनस 277 अपॉन 288 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/288। देखिए यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। जो ऑप्शन है उनमें काफ़ी डिफरेंस है देखा जाए तो इसको हम डिनोमिनेटर में 300 भी ले लें, है ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए 11/300 करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। अब डिवाइड आसानी से कर सकते हैं इसको ओरली, और 3 जा रहा है ना, और फिर अप्रोक्सीमेटली इतना जाएगा तो 0.037। तो निश्चित रूप से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन काफी इससे दूर है। तो यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेशन हमने ले लिया और 288 से डिवाइड करने की बजाय हमने 300 से डिवाइड कर लिया। तो ये अप्रोक्सीमेशन के साथ हमारा आंसर जो है आ जाता है 0.037, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के काफी क्लोज है।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो नीट 2020 का है, द quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of the radius r1 r2, यहाँ की r1 is equal to 1.5 r2 through 1k r in the ratio of, हमें क्या करना है, हीट का रेशियो पता करना है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, कॉपर के बने हैं, तो उनकी स्पेसिफिक हीट सेम होगी, और जो टेम्परेचर चेंज करना है वो भी सेम है ना, 1 केल्विन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और रेडियस में जरूर रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला mc डेल्टा टी, है ना। अब यहां पर देखिए मास जो है, जब रेडियस अलग होगी तो मास तो अलग होगा ही होगा, है ना। अच्छा, स्पेसिफिक हीट सेम होगी क्योंकि कॉपर मटेरियल सेम है, तो हमें रेशियो बता, इसके लिए हम लिख देते हैं Q1 इज इक्वल टू m1, C को C रहने देते हैं, डेल्टा टी, यानी राइज इन टेम्परेचर सेम रखना है ना। Q2 क्या हो जाएगा, m2 C डेल्टा टी, तो इस तरह से Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू हो गया m1 अपान m2, और मास तो कहीं दिया ही नहीं है ना। तो अब हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, तो डेंसिटी कॉपर की सेम होगी, डेंसिटी को हम रो लिख लें, रो इनटू, और वॉल्यूम V1 अपान रो इनटू V2, तो रो भी कट गया, स्फीयर है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए, 4/3 पाई r1 क्यूब अपान 4/3 पाई r2 क्यूब, है ना, 4/3 कट गया। अब हमारे पास आया r1 अपान r2 टू द पावर 3। अब यहां पर जो रिलेशन दिया गया r1 इज इक्वल टू 3/2 r2, ये हम डेसिमल हटा करके ये चीज ले आए यहां पर, तो Q1 अपान Q2 क्या हो जाएगा, r1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3/2 r2 अपान नीचे r2 टू द पावर 3, ये कट गया, r2 कट गया, तो बचा क्या, 3/2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 यानी 27, और ये हो जाएगा 8, 27/8। Q1 अपान Q2 की वैल्यू आ गई 27/8, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन, द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन ए पिस्टन सिलेंडर assembly undergoing a thermodynamic process is shown in the figure. The process is, देखिए यहाँ पर ये क्या है कि क्वेश्चन फिगर से क्या पता लग रहा है कि ये जो ग्राफ है वो इस v एक्सिस के पैरेलल है, मतलब प्रेशर यहाँ पर देखिए, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, P यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, मींस ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इस प्रोसेस में हीट न तो सिस्टम को दी जाती है न दी जाती है, तो इस तरह से हमारा देख करके पता लगा सकते हैं कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कोरोना के टाइम का पेपर है, और उस समय काफ़ी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद रहे थे, जिससे कि ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी पेपर आया था नीट का। तो देखिए, द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है ये भी, तो हमें मालूम है कि इफिशिएंसी का फार्मूला जो होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 और T2 क्या होते हैं, T1 जो होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स होता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 जो होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो इस तरह से एफिशिएंसी जो डिपेंड करती है कार्नोट साइकिल में, कार्नोट इंजन में, वो टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से देखें ऑप्शन, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, जबकि पहले ऑप्शन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली, सिंक ओनली, और द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द इंजन, तो ये भी रॉन्ग, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, ये 17th क्वेश्चन नीट 2020 का ही है और यहां पर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्टॉप क्लॉक। ये कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। तो मतलब न तो सिस्टम में हीट एनर्जी अंदर जा सकती है, नहीं बाहर आ सकती है, थर्मली इंसुलेटेड है। और स्टॉप कॉर्क इज सडनली ओपन, मतलब एक चैम्बर है जिसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। ये मान लिया ए है और बी जो है इवैक्यूएटेड है। अब हमने ये पार्टीशन को हटा दिया गया तो ये जो गैस यहाँ पर आइडियल गैस है वो यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है। तो इस सिस्टम में, इस सिलेंडर में क्या होगा कि हीट अंदर न तो जा पाएगी न बाहर आ पाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट न ही अंदर जाए सिस्टम में, प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस, और न ही जो है बाहर निकल करके आए, तो इस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपल से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो नीट 2021 का है। क्वेश्चन है कि ये कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस इन T minutes when the room temperature is 20 degree Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree to 60 degree at a room temperature same at 20 degree Celsius. मतलब 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर दोनों केसेस में है। और पहले केस में क्या है कि केस 1 में हमारा जो टेम्परेचर T1 है वो 90 डिग्री है और T2 जो है वो 80 डिग्री है। और 90 डिग्री से 80 डिग्री जाने में टाइम जो लग रहा है वो T मिनट का लग रहा है, T मिनट लग रहे हैं। और आउटर टेम्परेचर जो TS है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है इस केस में। अच्छा, सेकेंड केस में, केस फर्स्ट था ये, केस 1 था, और केस 2 में देख लीजिए, सेकेंड केस में क्या है, T1 जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है और टाइम हमें हमसे पूछा जा रहा है और रूम टेम्परेचर इस बार भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हमें यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे जब ये कॉफी 80 डिग्री से 60 डिग्री में कूल डाउन होगी तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकेंड केस है। ये डेटा गिवन है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस TS, ये होता है। पहले केस 1 के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो केस 1 T1 90 माइनस 80 अपॉन T टाइम दिया है, टाइम ऑफ कूलिंग दिया गया, K कांस्टेंट हो गया और ये हो गया 90 प्लस 80 अपॉन 2 माइनस 20। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन T इज इक्वल टू K और ये हो गया 170 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 20। 10 अपॉन T इज इक्वल टू हो गया K इंटू ये कितना हो जाएगा 65। K की वैल्यू यहां से निकालते हैं। K इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 65 इधर जाएगा 65T, तो कट कर दीजिए 2 जा और ये हो गया हमारा 13, तो 2 अपॉन 13T हो गई K की वैल्यू। तो K इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 13T। अब सेकंड केस में यही लॉ लगाएंगे और K की वैल्यू लिख लेंगे जो हमने निकाली है यहां पर। केस 2, तो यहां पर T1 माइनस T2 80 माइनस 60
अपॉन टी डैश, ये हमें निकालना ही है, के इंटू T1 प्लस T2 80 प्लस 60 अपॉन 2, T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टी एस 20। तो देखिएगा ये कितना हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, 80 माइनस 60 20 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू के, ये 140 अपॉन टू 70 माइनस 20, यानी हमारा आ गया 50 के। अब यहां पर के की वैल्यू रख दें, देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, 20 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 2 अपॉन, के की वैल्यू रख रहे हैं ये वाली, 2 अपॉन 13t, 2 अपॉन 13t। तो इस तरह से हमें टी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 टी डैश इज इक्वल टू हो गया 20 इंटू 13t, तो टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 13t अपॉन 100, ये हो जाएगा 5। तो टी डैश इज इक्वल टू हो गया 13t अपॉन 5, ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आज हमने जो है इन 3 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल के